साथियों नमस्कार। नई अपार ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए अन्य विषयों के साथ साथ भारत के इतिहास की भी शुरुआत कर चुका है। मैंने आप लोग को बतलाया था कि भारत का इतिहास 3 भागों में विभाजित है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास की। और भारत के प्राचीन इतिहास का पहला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। आप यदि पुराने प्रश्न पत्रों को देखें, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के हो या मेंस के हो, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है प्राचीन भारत के अंतर्गत कि ये सभी परीक्षाओं का फेवरेट टॉपिक है। इससे संबंधित आपको 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से मिल जाएंगे, चाहे वो फैक्ट के फॉर्म पे हो या कॉन्सेप्ट के रूप में हो या कि जोड़ी बनाओ के फॉर्म के रूप में हो। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं यदि हम इनकी प्रकृति को देखें, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में कई स्थान हैं और प्रत्येक स्थान नदियों के तट पर स्थित है। प्रत्येक स्थान से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो यहां पर एक तो इसकी खोज कब हुई, खोजकर्ता कौन थे, इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और फिर कुछ कॉन्सेप्ट या फैक्ट के रूप में इनकी व्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्न जो है आपको दिखाई दे जाएंगे पुराने प्रश्न पत्रों में। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में इस टॉपिक से कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, और यदि मेंस में आते हैं तो हमें मेंस में इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे लिखना है, कैसे हल करना है कि आप लोग को अच्छे नंबर मिले और प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरुआत करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता, और ये केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में प्राथमिक स्थान रखती है। ध्यान रखिएगा, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इसका स्थान अग्रणी है। 1921 में इसकी खोज हुई और इसकी खोज से लेकर वर्तमान समय तक लगभग 200 से अधिक स्थानों की खोज की जा चुकी है और प्रत्येक स्थान से बड़ी संख्या में पुरातात्विक अवशेष यानी प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसके सभी नगर जो थे ये किसी न किसी नदी के तट पर स्थित थे। चाहे वो हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के तट पर स्थित था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे। भारत में भी जैसे एक स्थान महत्वपूर्ण स्थान है जो कि बंदरगाह के रूप में चिन्हित किया गया है, लोथल, जो कि गुजरात में है, तो ये स्थानीय भोगवा नदी के तट पे स्थित था, है ना। तो कुल मिला के मेरे कहने का आशय ये है कि ये जो पूरी सभ्यता है, ये इसके सभी नगर किसी न किसी नदी के तट पर स्थित थे। यानी हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नदी घाटी सभ्यता थी। नदी घाटी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नदी घाटी सभ्यता थी। तो पहला फैक्ट तो आपको यही आ गया कि सिंधु सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी और इसके स्वरूप का निर्धारण यहां से प्राप्त प्राचीन वस्तुएं मतलब पुरावशेषों के आधार पर किया गया है। अब ये पुरावशेष क्या होते हैं? मतलब जितने भी नगर हैं इस सभ्यता से संबंधित, वहां से जो पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इनके आधार पर इसके सभी स्वरूप का निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता के सभी स्वरूपों को निर्धारित किया गया है। यहाँ पर स्वरूप का आशय यह है कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही होगी। तो इसकी जानकारी का या इसके निर्धारण का एकमात्र स्रोत है पुरातात्विक वस्तुएं, और प्रत्येक स्थान से बड़ी संख्या में पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहां पर हालांकि मैं आगे आप लोगों को क्लियर करूंगा, लेकिन उदाहरण के तौर पर अपन यहां पर देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो आगे। जैसे मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कांस्य धातु से बनी हुई, लगभग 11 सेंटीमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। लेकिन उसकी जो प्रतिमा है, जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, तो उसमें जो उसका आकार है, उसे जिस तरह के आभूषण पहनाए गए हैं, वस्त्र पहनाए गए हैं, भाव भंगिमा है, उससे हमें सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो से एक मुहर पे हमें एक योगी का चित्र मिला है, जिस योगी के 2 सींग हैं
और इसके चारों तरफ बाघ, भैंसा, गैंडा और बैल, ऐसे करके 4 पशु हैं जो हमें उस समय की धार्मिक व्यवस्था की जानकारी देते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो लोथल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय की धार्मिक स्थिति में अग्नि पूजा या हवन का उपयोग होता रहा होगा। तो कुल मिला के इसी तरह से इसके स्वरूप को निर्धारित किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका विस्तार कहां कहां तक था। तो देखिए, वर्तमान देश है भारत, हमारा भारत, इसके बगल में पाकिस्तान, और फिर 2 स्थान या कि बहुत 2 स्थान जो है हमें ये प्राप्त हुए हैं अफगानिस्तान से। लेकिन जो इस सभ्यता के जो सबसे अधिक स्थान है वो हमें प्राप्त होते हैं भारत और पाकिस्तान से। पाकिस्तान पड़ोसी जो अक्सर परेशान करता रहता है। और मैंने आप लोग को बतलाया था कि ये पूरी सभ्यता जो है ये एक नदी घाटी सभ्यता थी, यानी इसके जो प्रत्येक नगर थे किसी न किसी नदी के तट पे स्थित थे, किसी न किसी नदी के तट पे स्थित थे। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, भारत और पाकिस्तान में बहती है। और फिर इसके बाद यदि हम देखें तो यहीं पर हिमाचल प्रदेश से चेनाब नदी निकलती है, चेनाब के नीचे रावी नदी निकलती है, फिर इधर तिब्बत के पठार से ही सतलज नदी निकलती है ना। यानी कितनी नदियां हैं यहां पर? ये सिंधु नदी जो हमें यहां पर देखना है उनके आधार पर सिंधु नदी, और इसे हम मानते हैं चेनाब, रावी, सतलज नदी। तो इस सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया नगर था वो था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में की गई। तो यहां पर जो हड़प्पा था ये रावी नदी के तट पे स्थित था, रावी नदी के तट पे हड़प्पा। इसका सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा? मोहनजोदड़ो, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पे था, ये सिंधु नदी। और इसी के नीचे एक स्थान था चनहुदड़ो, जो महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी हम यहीं पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में आगे हम देखेंगे। पाकिस्तान में ही यहीं पर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से तो कपास की खेती के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हमें मालूम है। और फिर यदि हम भारत में आए तो ये यहां पर है लोथल। कौन सा? लोथल गुजरात राज्य में। यहीं पर है धौलावीरा, ये यहां पर सतलज नदी के तट में पंजाब में आपका है रोपड़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि देश की आजादी के बाद भारत में खोजा गया सबसे पहला सैंधव स्थल कौन सा था? तो वो रोपड़ था। इसके बाद जो है यहां पर राजस्थान में कालीबंगा, और फिर यदि हम देखें यहां पर तो बनवाली, राखीगढ़ी और मित्ताथल, ये तीनों जो है हरियाणा में है। ये पंजाब के जस्ट नीचे यहां पर हरियाणा की स्थिति है। तो ये है राखीगढ़ी, इसी के ठीक नीचे यहां पर बनवाली, और यहीं पर एक स्थान है मित्ताथल। तो देखिए ये इसके महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन्हें हम यहां पर देखे हैं। तो देखिए ये जितने भी नगर हैं किसी न किसी नदी के तट पर स्थित थे। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में हुई। वो किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पे है। इसी प्रकार से एक जो दूसरा स्थान है, कुछ और स्थानों की हम यहां पर चर्चा करते हैं।
ये चेनाब नदी के तट पर एक स्थान है मांडा, मांडा। और यहीं पर भारत में महाराष्ट्र में एक स्थान है दायमावाद। उत्तर प्रदेश में यहां पर आलमगीर, आलमगीरपुर। और यदि हम यहां पर आए तो ये पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगेन डोर है, सुतकांगेन डोर। ये 4 स्थान मैंने आप लोग को बताए और वास्तव में ये जो चारों स्थान है ये इस सभ्यता के छोर हैं। इस सभ्यता कुछ इस तरह से, ऐसे, और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, फिर इसका स्वरूप कुछ इस तरह से था। लेकिन यहां पर आप ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश से सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थान की प्राप्ति नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश से कोई भी सैंधव स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये उत्तर में देखें तो मांडा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र के का दायमावाद, और पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, और दक्षिण में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो समुद्र तट पर स्थित था, मकरान समुद्र तट पर, वो सुतकांगेन डोर था। ये इस सभ्यता के 4 सुदूर छोर थे और ये चारों के चारों छोर किसी न किसी नदी के तट पे स्थित थे। भाई जब सभी नगर किसी न किसी नदी के तट पे स्थित थे तो निश्चित रूप से भी होंगे। तो मांडा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये चेनाब नदी के तट पे स्थित था जम्मू कश्मीर राज्य में। और ये जो है हिंडन नदी, वहां की स्थानीय नदी हिंडन नदी के तट पे था। ये प्रवरा नदी के तट पे था, जबकि जो सुतकांगेन डोर है, जो इसका सबसे पश्चिमी छोर है, वो मकरान समुद्र तट पे तो स्थित था ही, लेकिन ये वहां की दास्त नदी इसके तट पर स्थित था। तो इस तरह से इन सभी नगरों की चर्चा हम आगे करेंगे। यहां पर केवल मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि इस सभ्यता का विस्तार कहां से किन किन देशों में था। और वर्तमान में यदि हम यहां पर देखें तो 3 देश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में सिंधु सभ्यता की स्थिति थी। और पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण स्थान है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, और जो है यहाँ पर मेहरगढ़ है। फिर अफगानिस्तान में ही 2 महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, केवल 2 स्थान। एक है सूरतगोई, इसको सीमा बना देते हैं अपन, और यहां पर एक है मुंडीगाक। तो यहां पर आप लोग को यह क्लियर हो गया कि इस सभ्यता का विस्तार कहां कहां तक था, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर हैं। आगे हम इन नगरों की विशेषताओं को देखेंगे कि किन नगर में कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इनकी निश्चित रूप से कुछ लंबाई चौड़ाई भी रही होगी भाई। मांडा से लेकर दायमावाद तक और आलमगीरपुर से लेकर सुतकांगेन डोर तक की दूरी भी निश्चित रही होगी, यानी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो ये 1100 किलोमीटर। यानी मांडा से लेकर जो इसका दायमावाद है, यानी सुदूर दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिणी पॉइंट जो है, वो इसके बीच की दूरी 1100 है, जबकि इसकी दूरी जो है आलमगीरपुर से लेकर सुतकांगेन डोर 1600 किलोमीटर तक है। लेकिन यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कि इसका क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल तो इसका कुल क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। या अपन राउंड फिगर में इसमें कह सकते हैं कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका ये जो है क्षेत्र था।
उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा कि सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था और इस सभ्यता में कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर थे। यदि हम देखें पुराने प्रश्न पत्रों को तो इस यहां से तो ढेर सारे हमें मतलब स्थान प्राप्त हुए हैं। मैंने भी आप लोग को बताया 200 से अधिक स्थान प्राप्त हो चुके हैं। और लेकिन जो जनरली प्रश्न बनते हैं आपके इन्हीं महत्वपूर्ण नगरों से ही बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सभ्यता की खोज कैसे हुई। आखिर इस सभ्यता को खोजा कैसे गया, ये पूरी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता प्रकाश में कैसे आई। तो देखिए ये ब्रिटिश काल की बात है, जब भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे। 1826 में ब्रिटिश अधिकारी थे चार्ल्स मैसन। इन्हें पंजाब प्रांत में, यानी इन्हें जो पंजाब प्रांत है यहां पर कुछ सर्वे करते हुए या कि किसी भी उद्देश्य से जब ये यहां पर रहे होंगे तो इन्हें कुछ पुरातात्विक वस्तुएं यानी कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो इनका ध्यान इस ओर गया कि इस भूगर्भ के नीचे या कि इस क्षेत्र के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता दबी हो सकती है। लेकिन इनके ध्यानाकर्षण कराने के बावजूद जो है कोई इस क्षेत्र के सर्वे कोई विशेष प्रगति या प्रयास नहीं किए गए। और वास्तव में इन्हें जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी पंजाब प्रांत का, वो हड़प्पा ही था। और आगे चलकर सबसे पहले इसी की खोज की गई 1921 में। और इस क्षेत्र इस स्थान के प्रकाश में आते ही पूरी की पूरी एक विकसित सभ्यता सामने आई है। तो पहला स्टेज कब हुआ, पहला पता कब चला, 1826 में। किनके द्वारा, ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स मैसन, जब इन्हें पंजाब प्रांत के एक क्षेत्र में, यानी वो क्षेत्र था हड़प्पा, यहां से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके बाद 1856 की बात है, जब सिंध प्रांत में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के प्रांत में रेल लाइन का विस्तार किया जा रहा था। तो यहां पर जो है ट्रैक बिछाते समय कुछ खुदाई की गई। तो कुछ जब रेल लाइन के विस्तार के लिए जब खुदाई की गई तो यहां से भी कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और इन्हें प्राप्त करने वाले कौन थे, ब्रिटिश इंजीनियर बर्टन बंधु, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इन्हें कुछ पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे कुछ ईंट के टुकड़े, कुछ टूटे फूटे जो मिट्टी के बने बर्तन थे, ऐसी कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। फिर भी इसके बाद भी इतना तो देखिए इससे क्लियर हो गया था कि इस सभ्यता के नीचे ये क्षेत्र है, इसके नीचे कोई एक प्राचीनतम सभ्यता दबी पड़ी है। लेकिन इसके सर्वेक्षण का, इसके अनुसंधान का, इसके सर्वे का कोई विशेष कार्य नहीं किया गया था। उसके कई कारण हो सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 1875 में भारतीय पुरातत्व विभाग के अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय इतिहास के अध्ययन से काफी गहराई से जुड़े हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया। इस क्षेत्र का जब इन्होंने सर्वेक्षण कराया तो यहां से इन्हें कुछ पुरानी वस्तुओं के साथ साथ एक मुहर भी प्राप्त हुई है। मुहर सील ऐसे आकार की, और इसमें कुछ लिपियां भी अंकित थी। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ लिपियां भी अंकित थी। तो इससे तो यह निश्चित हो गया कि इस पूरे क्षेत्र के नीचे, यानी जो उस समय का पंजाब और सिंध प्रांत था, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र, यहां इस भूगर्भ के नीचे या इसके भूगर्भ में एक किसी प्राचीनतम सभ्यता के साक्ष्य है। वास्तव में इसके सर्वेक्षण को ऐसे प्रकाश में लाने का कार्य ब्रिटिश अधिकारियों ने नहीं किया। संभवतः इसका कारण यह हो सकता है कि चूंकि उस समय भारत जो है ब्रिटेन का यानी अंग्रेजों का उपनिवेश था, दास्ता की गुलामी की स्थिति थी, और इस समय ब्रिटेन अपने आप क्या समझता था, विश्व का शिक्षक,
यानी जो पूरा विश्व है, यहाँ जितनी भी सभ्यता है उनमें सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान के आधार पर और प्रजाति के आधार पर। यदि यह सभ्यता उस समय प्रकाश में आ जाती तो जो उस समय भारत दासता की स्थिति में था, तो यहाँ के भारतीयों को एक गौरव का एहसास होता, एक गौरव का एहसास होता। और इसी दौरान यहाँ पर आप देखिए, इस कालखंड में 1857 की क्रांति भी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो भारत की जनता है ब्रिटिश प्रशासन से पूरी तरह से असंतुष्ट है, शोषित है। एक कारण यह हो सकता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम को इस क्षेत्र के सर्वे के दौरान यहाँ पर क्या है, कुछ पुरानी वस्तुएं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण लिपिबद्ध मुहर प्राप्त हुई थी। इसके बाद जो ये मील का पत्थर साबित हुआ इस सभ्यता के संदर्भ में, तो जब भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने सर जॉन मार्शल, तो इन्होंने इस पूरे क्षेत्र का इन्होंने सर्वेक्षण कराया, इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया। तो ये तय हो गया कि इस क्षेत्र के नीचे एक विशाल जो है प्राचीनतम सभ्यता दबी हुई है। और इनके एक भारतीय सहयोगी थे राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन? भारतीय पुरातत्व शास्त्री थे राय बहादुर दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी जी, इनके सहयोगी थे। इन्होंने अपने निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में वही पंजाब प्रांत के हड़प्पा का उत्खनन कराया। और जैसे ही ये हड़प्पा नगर जो है प्रकाश में आया, इस पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसने ये निश्चित कर दिया कि ये भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा के प्रकाश में आने के बाद ही, हड़प्पा नगर के प्रकाश में आने के साथ ही पूरे इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया गया। कौन सा? ये जो सिंधु घाटी का क्षेत्र है, ये पूरा सिंधु घाटी का क्षेत्र, इसका सर्वेक्षण कराया गया और उत्खनन कराया गया। तो पूरी नगरों की एक श्रृंखला सामने आ गई। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, फिर भारत के अंदर देखें तो कालीबंगा, बनवाली, लोथल, इस तरह से पूरे एक नगरों की श्रृंखला सामने आई। तो इसे क्या नाम दिया गया? यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में स्थित होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस तरह सभ्यता की खोज करके इसका नामकरण भी कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता का प्राथमिक नाम है हड़प्पा सभ्यता। और जैसे जैसे इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण होता गया, उत्खनन होता गया, तो यह देखा गया कि जो सिंधु घाटी का बेसिन क्षेत्र है, सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र है, तो वो पूरे क्षेत्र में अनेक नगर सामने आए उत्खनन के दौरान। तो इसे नाम दे दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस तरह से कहानी थी सिंधु सभ्यता के खोज की और इसके नामकरण की। यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 सन ध्यान रखिएगा। 1826 में चार्ल्स मैसन को जो पंजाब प्रांत के एक स्थान से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई। ये स्थान कौन सा था? हड़प्पा। आगे चल के इसे खोजा गया सबसे पहले। इसके बाद 1856 सिंध प्रांत में रेल लाइन का विस्तार किया गया। यहाँ के जो इंजीनियर थे जॉन बर्टन या विलियम बर्टन, दो इन्हें बर्टन बंधु भी कहा जाता है। इन्हें बड़ी मात्रा में ईंटें और कुछ ऐसी पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई। फिर 1875 की बात है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया। इन्हें यहां से अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के साथ साथ लिपिबद्ध मुहर भी प्राप्त हुई। और फिर इस सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जो है 1821 नहीं, यहां पर मैंने 1821 गलत लिख दिया है, ये 1921 है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्नीस में
जब सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने तो इनके सहयोगी थे राय बहादुर दयाराम साहनी, एक ऐसे ही और सहयोगी थे राखलदास बनर्जी जी जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराते हैं आगे चलकर। तो इनके नेतृत्व में सबसे पहले 1921 में ही हड़प्पा का उत्खनन कराया गया। हड़प्पा का उत्खनन कराया गया और हड़प्पा के प्रकाश में आने के बाद पूरी सभ्यता प्रकाश में आई और फिर सिंधु घाटी क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया गया और उत्खनन कराया गया। तो नगरों की एक पूरी श्रृंखला, प्राचीन नगरों की एक पूरी श्रृंखला भूगर्भ से उठकर बाहर आने लगी। तब इसे नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि अब ये सभ्यता तो प्रकाश में आ गई, खोज भी हो गई, प्रकाश में भी आ गई। अब इसके समय की समस्या आई कि ये सभ्यता आखिर कितनी प्राचीन है। यह सभ्यता कितनी प्राचीन है, इस पर विद्वानों ने सभ्यता का कालखंड, काल या समय, ये सभ्यता कितनी प्राचीन है। तो देखिए यहां जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेट, अलग अलग इसके काल को निर्धारित किया, इसके समय को निर्धारित किया गया है। लेकिन जो वैज्ञानिक पद्धति है, रेडियो कार्बन विधि, C14 मेथड, रेडियो कार्बन विधि, और ये किसी प्राचीन वस्तु के या प्राचीन वस्तु के समय को निर्धारित करने की वैज्ञानिक पद्धति है। तो इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 2300 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1750 ईसा पूर्व के ये प्राचीन सभ्यता है। फिर भी कुछ जो अन्य विद्वान थे जो कि सिंधु सभ्यता के अध्ययन और सर्वेक्षण से संबंधित थे, तो उन्होंने इसकी डेट जो है अलग, इसका समय अलग अलग बताया। जैसे सर जॉन मार्शल, जिन्होंने सभ्यता को प्रकाश में लाने में सबसे अधिक योगदान दिया था, जॉन मार्शल, ये तो पूरी सभ्यता के उत्खनन से लेकर इस सभ्यता के अंत तक को निर्धारित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो 3250 से 2750 इन्होंने ये बतलाया समय जॉन मार्शल के अनुसार कि 3250 से लेकर जो है 2750 तक ये सभ्यता का काल है और इस समय अस्तित्व में रही होगी। इसी प्रकार से एक विद्वान है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने कहा कि यह सभ्यता लगभग 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी इतनी प्राचीन हो सकती है। इसी प्रकार से अर्नेस्ट मैके, ये भी इस सभ्यता के उत्खनन और अनुसंधान से संबंधित है। अर्नेस्ट मैके, इन्होंने यह बतलाया कि 2800 से 2500 बीसी के आसपास, 2800 से बीसी से लेकर जो है 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी के आसपास इन्होंने इसके समय को निर्धारित किया है। इसी प्रकार से भारतीय पुरातत्व शास्त्री हैं MS वत्स, श्री MS वत्स, जो कि भारतीय पुरातत्वविद हैं, इन्होंने भी निर्धारित किया है कि 2700 से लगभग 2500 बीसी तक। ये इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसंधान और सर्वेक्षण के आधार पर जो सभ्यता के काल को निर्धारित करने का प्रयास किया है। लेकिन सबसे प्रामाणिक जो समय है उसे रेडियो कार्बन विधि यानी C14 मेथड के द्वारा माना जाता है और इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यह सभ्यता जो है लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1750 ईसा पूर्व तक ये प्राचीन है। चलिए, अब ये तो सभ्यता का समय निर्धारित हो गया, लेकिन वास्तव में सभ्यता का उत्थान से लेकर पतन तक अलग अलग स्वरूप में सभ्यता हमें दिखाई देती है। जैसे
यह निश्चित हो गया कि यह सभ्यता लगभग कितनी प्राचीन सभ्यता है। लगभग 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता है। ये लगभग 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता है और यह सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक अस्तित्व में रही है। 600 वर्षों तक अस्तित्व में रही है, यानी ये 6000 वर्ष पुरानी जो सभ्यता है अपने उत्थान से लेकर पतन तक की अवस्था में या इसके दौर में 600 वर्षों तक अस्तित्व में रही है। लेकिन इस सभ्यता का जो स्वर्णिम काल था, जो विद्वानों ने निश्चित किया है, यानी सभ्यता कब सबसे ज्यादा विकसित रही है, यानी इस सभ्यता का स्वर्णिम काल क्या था विकास की दृष्टि से, तो वो लगभग 2200 बीसी से लेकर 2000 बीसी, ये इसकी सबसे विकसित अवस्था थी। सभ्यता की सबसे विकसित अवस्था थी। तो ये थे समय की बात। आप यहां पर ध्यान रखेंगे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कि इस सभ्यता का समय क्या था, इसका कालखंड क्या था। तो ध्यान रखिएगा 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसे रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा निर्धारित किया गया और सबसे ज्यादा प्रमाणिक मानी गई है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसंधान और सर्वेक्षण के आधार पर अलग अलग समय निर्धारित किया है, लेकिन इतना तय है कि यह सभ्यता 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन थी और 600 वर्षों तक, लगभग 600 वर्षों तक अपने अस्तित्व में रही। यदि इसके सबसे अधिक विकसित अवस्था की बात करें तो यह सभ्यता का सर्वाधिक विकास 2200 बीसी से लेकर 2000 बीसी के आसपास यहां पर दिखाई देता है। तो यहां पर सभ्यता के समय को निर्धारित करने के बाद देखते हैं कि इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे। आखिर कोई भी सभ्यता है, इसके संस्थापक होते हैं, यहां निवास करने वाले लोग होते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, या इसे हम आर्य सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता की स्थापना आर्यों ने की थी, इसलिए इसे आर्य सभ्यता कहते हैं। तो इसी प्रकार से निश्चित रूप से इस सभ्यता को भी स्थापित करने वाले कोई ना कोई वर्ग या प्रजाति के लोग रहे होंगे। तो देखिए यहां पर यह जटिल समस्या थी कि इस सभ्यता के संस्थापकों को कैसे निर्धारित किया जाए। तो इन्होंने प्रजाति के आधार पर, यानी शारीरिक बनावट के आधार पर, उनकी शरीर की विशेषताओं के आधार पर इस सभ्यता के संस्थापकों को निर्धारित करने का या रेखांकित करने का प्रयास किया है। मैंने कहा प्रजाति के आधार पर। आपको मालूम है जैसे भारत ही है, इसके आसपास के क्षेत्रों में देखें तो अलग अलग तरह के मतलब कहना चाहिए अलग जो यहाँ पर निवासी हैं, इनके शरीर की बनावट अलग अलग है। जैसे यदि हम मध्य भारत की बात करें, जहां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सभी हैं, तो यहाँ पर हम देखें गोरे और सांवले और मध्यम कद के लोग दिखाई देते हैं। यदि हम अपने नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वहां पे लोगों के शरीर की बनावट अलग दिखाई देती है। मतलब औसत कद होता है, आंखें छोटी होती हैं, नाक चपटी होती है, इस तरह से। फिर चीन में चले जाएं, जापान में चले जाएं, तो ये व्यक्तियों की शारीरिक बनावट में, इनके कद काठी में, इनके रंग में जो विभिन्नता है, उसी के आधार पर प्रजातियों को विभाजित किया गया है। तो विद्वानों ने इस जो अलग अलग स्थानों से मानव के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी मानव के कंकाल जो प्राप्त हुए हैं, चाहे वो हड़प्पा से हो, हड़प्पा के कब्रिस्तान से हो, मोहनजोदड़ो से हो, चाहे अन्य क्षेत्रों से जो हमें समाधियां प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर यह निर्धारित करने का प्रयास किया है कि यहां 4 प्रजाति के लोग निवास करते रहे होंगे। कौन कौन सी भाई ये 4 प्रजातियां? सबसे पहले भूमध्य सागरीय, इन्हें ही द्रविड़ कहा जाता है। दूसरा मंगोलायड मतलब जो चीन, नेपाल, जापान में पाए जाते हैं, ये मंगोलायड है, छोटी आंख वाले, चपटी नाक वाले। तीसरा अल्पाइन,
चौथा जो है भूमध्य सागरीय द्रविड़ हो गया, मंगोलाइड हो गया, अल्पाइन हो गया, और एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये मानव प्रजातियां हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो जो सिंधु सभ्यता के अलग अलग नगरों से जो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं या कि मानव के अस्थि अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें 4 प्रजातियों के व्यक्ति निवास करते रहे होंगे, ऐसा विद्वानों को मानना है। लेकिन सबसे अधिक जो कंकाल प्राप्त हुए हैं या अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भूमध्य सागरीय द्रविड़ प्रजाति के इनके प्राप्त हुए हैं। तो विद्वानों ने यह माना कि जब सबसे अधिक अस्थि अवशेष या मानव कंकाल इनके इस प्रजाति के या भूमध्य सागरीय द्रविड़ के प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये इस सभ्यता के संस्थापक रहे होंगे। तो कुल मिलाकर एक सर्वमान्य तथ्य विद्वानों के मध्य में ये निकाला गया है कि इस सभ्यता में तो लगभग 4 प्रजाति के लोग निवास करते थे, लेकिन सबसे अधिक संख्या में भूमध्य सागरीय द्रविड़ प्रजाति के लोग निवास करते थे, इसलिए ये सभ्यता के संस्थापक रहे होंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता की स्थापना में आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां सब कुछ संभावनाओं पर आधारित है। मैंने आप लोग को सबसे शुरू में बताया था कि यहां से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर ही इस सभ्यता के स्वरूप को निर्धारित किया गया है। तो क्योंकि अभी तक यहां से प्राप्त लिपियां पढ़ी नहीं गई हैं, तो यहां पर जो भी है तो एक संभावना के तौर पर ही कहा गया, एकदम एग्जैक्ट निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा गया कि यहां पे ऐसा रहा ही होगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये हो गए संस्थापक। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा सभ्यता का एक सामान्य परिचय, सभ्यता का विस्तार किन किन क्षेत्रों में था, सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ और इसका समय क्या था, इसके बाद सभ्यता के संस्थापक कौन थे। अब इसकी प्रारंभिक जानकारियों में हम देखेंगे कि इसकी समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी। समकालीन सभ्यताएं यानी सिंधु सभ्यता जब अस्तित्व में थी तो विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं थी जो कि इसके समकालीन थी। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये मैंने आप लोग को शुरू में बताया है। अब यहां पर देखते हैं कि इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया, दूसरी पारस, तीसरी मिस्र। ये 3 सभ्यताओं के उल्लेख हमें यहां पर प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया जो ये है वर्तमान का इराक है। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न इससे भी आ जाते हैं कि मेसोपोटामिया का जो वर्तमान किस देश से संबंध है, इसका नाम है ईरान और मिस्र तो ये है। तो ये 3 सभ्यताएं जो थी ये मुख्य रूप से हमें सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं के रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन अब ये कैसे प्रमाणित होगा कि ये सभ्यताएं समकालीन थी, सिंधुवासियों के इनसे कुछ संबंध थे या नहीं थे। तो इसके लिए एक इलाज पुरातात्विक वस्तुएं। हम यहां पर विद्वानों ने देखा कि केवल इतना ही नहीं बतलाया कि ये समकालीन सभ्यताएं थी, बल्कि इन्होंने ये भी निर्धारित करने का प्रयास किया है कि भारत की सिंधु सभ्यता के आर्थिक और सामाजिक संबंध इन सभ्यताओं के साथ रहे होंगे। और इसके प्रमाण हमें कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से प्रमाण प्राप्त हुए हैं? जैसे सबसे पहले देखते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया वर्तमान का इराक। यहां जो है यहां पर बेलनाकार मुहरे प्रचलित थी। मुहरे मतलब जो सील होते हैं कि ठप्पा सील, जैसे सरकारी सील आजकल के होती है लगाते हैं, उसी तरह से ये
ये जो है ये सील्स जो थे। तो देखिए, जैसे भारत में सिंधु सभ्यता में गोल या ऐसी चौकोर चौकोर सील प्रचलित थी, लेकिन जो मेसोपोटामिया है इसकी यहां की विशेषता थी कि यहां पर बेलनाकार सील प्रचलित थी, बेलनाकार सील प्रचलित थी। और ऐसी दो सीलें भारत के कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा कहां? कालीबंगा राजस्थान में, राजस्थान का पुरातात्विक नगर है जो कि सिंधु सभ्यता संबंधित, आगे देखेंगे डिटेल में। तो देखिए, हमें भारत के कालीबंगा से हमें 2 बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई हैं और ये बेलनाकार मुहरों का संबंध मेसोपोटामिया से यानी वर्तमान के इराक से था। इसी प्रकार से जो फारस है यानी वर्तमान का ईरान, यहां की जो मुहर है वो भारत के लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल ये बंदरगाह नगर था। अब सील्स और मुद्राओं का प्रयोग कहां किया जाता है? आर्थिक गतिविधियों में। तो इन 2 चीजों से हमें यह प्रमाणित हो जाता है कि जो है सिंधु सभ्यता के संबंध, जो सिंधु सभ्यता के आर्थिक संबंध इन सभ्यताओं के साथ रहे होंगे। कौन कौन से? देखिए, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये जनरली पूछे जाते हैं कि मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर भारत के कालीबंगा यानी जो स्थित है राजस्थान में, यहां से प्राप्त हुई है, जबकि फारस यानी वर्तमान ईरान जो है इसकी मुहर हमें लोथल से प्राप्त हुई है। और लोथल वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है और ये तत्कालीन या उस समय का बंदरगाह नगर था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता के आर्थिक संबंध अन्य सभ्यताओं के साथ रहे होंगे। इसी प्रकार से जो मिस्र है, यहां से सोने का बना हुआ एक श्रृंगारदान, मेकअप बॉक्स, श्रृंगारदान प्राप्त हुआ है मिस्र से सोने का बना श्रृंगारदान प्राप्त हुआ है। और इसके बनाने की जो विधि है, इसका जो आकार है, वो डिजाइन है, उससे यह प्रमाणित हुआ कि ये जो श्रृंगारदान है वो सिंधु सभ्यता में बनाया गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं जो ये साबित करती है कि सिंधु सभ्यता का जो संबंध था विश्व की इन समकालीन सभ्यताओं के साथ था। इसके अलावा भी मेसोपोटामिया में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहां से? मेसोपोटामिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें 3 शब्दों का उल्लेख है। 3 शब्दों का उल्लेख है। कौन कौन से 3 शब्द? मेलुहा, दिलमुन, तीसरा माकन। ये 3 शब्दों का उल्लेख है कहां? मेसोपोटामिया से प्राप्त एक प्राचीनतम अभिलेख में। तो जो विद्वानों ने इन स्थानों को पहचानने का प्रयास किया है, उनमें यह कहा मेलुहा की पहचान सिंधु सभ्यता के रूप में की गई। मेलुहा की पहचान किस रूप में की गई? सिंधु सभ्यता के रूप में। इसके बाद दिलमुन की पहचान की गई बहरीन के रूप में। इसके बाद माकन की पहचान की गई ओमान के रूप में। तो इस तरह से पूरे प्रमाण सामने आते हैं, विद्वानों ने सामने रखने का प्रयास किया है कि इसकी समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया, फारस और मिस्र थी। मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक जो है वो है, फारस वर्तमान में ईरान है और मिस्र है। और यहाँ से जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उससे ये प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के आर्थिक और सामाजिक संबंध अन्य समकालीन सभ्यताओं के साथ रहे होंगे। फिर यह थी सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं पे समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा और इसको फिर से देखिएगा। अब इस टॉपिक के मतलब जो ये चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का, आगामी लेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ के महत्वपूर्ण स्थान और यहाँ के खोजकर्ता कौन थे, खोज कब हुई
और यहाँ मतलब यहाँ से कौन कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा इससे संबंधित प्रश्न निश्चित आते हैं। तो मिलते हैं आगामी लेक्चर में एक सिंधु सभ्यता के ही क्रम में।